एक करोड़पति बाप की बेटी अपनी चमचमाती गाड़ी खुद ड्राइव करके एक छोटे से गांव के टूटे फूटे झोपड़े के सामने रुकती है। उस झोपड़े में रहते हैं एक बुजुर्ग माँ और उनका बेटा। लेकिन उस वक्त दिन का समय था और वहां सिर्फ वो माँ अकेली थी। लड़की अपनी गाड़ी से उतरती है, धीरे धीरे उस बुजुर्ग माँ की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो पास पहुंचती है, वो माँ उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, ये चमक दमक वाली लड़की यहां क्या करने आई है? कौन है ये? और हमारे इस गरीब से झोपड़े में इसका क्या काम? वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की उसके पास आकर बड़े प्यार से कहती है, माँ जी, मैं आज फिर आपके यहां रुकना चाहती हूं। ये सुनते ही उस बुजुर्ग माँ के चेहरे पर हैरानी और सवालों की लकीरें खिंच जाती है। वो उस लड़की को गौर से देखने लगती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आखिर कौन थी ये लड़की? और वो बुजुर्ग माँ कौन थी जिसके पास ये अमीर लड़की बार बार लौट कर आ रही थी? क्या था वो रिश्ता, वो वजह जो उसे इस सादगी भरे झोपड़े की ओर खींच लाई? दोस्तों, ये कहानी बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली है। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव काजोलपुर की, जहां पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव अपनी खामोशी और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक माँ बेटे की जोड़ी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। इस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी लक्ष्मी देवी, एक बुजुर्ग माँ जिनकी उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां तो दे दी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक बाकी थी। और उनका बेटा करण, जो अपनी मां का इकलौता सहारा था। लक्ष्मी देवी की जिंदगी बड़ी साधारण थी। उनके पास 2-3 बकरियां थी जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करती थी, और थोड़ी सी पुरखों की जमीन थी जिस पर वो और करण मिलकर थोड़ी बहुत खेती कर लिया करते थे। करण के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तब करण अभी छोटा ही था और उस दिन से लक्ष्मी देवी ने अकेले ही अपने बेटे को पाला, उसे पढ़ाया और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न पैसा न शोहरत, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे। करण अब बड़ा हो चुका था। वो पास के कॉलेज में पढ़ता था और ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, अपनी मां को वो सारी खुशियां दे सके जो वो अब तक नहीं दे पाया था, और उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके। वो हर दिन कॉलेज जाता, पढ़ाई करता और शाम को घर लौटकर अपनी मां का हाथ बटाता, कभी बकरियों को चारा डालने में, कभी खेत में पानी देने में। ये उनकी जिंदगी थी, सादगी से भरी, मेहनत से रंगी और प्यार से सजी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दूसरी तरफ हिमाचल के एक बड़े शहर शिमला में एक बहुत ही रईस परिवार की बेटी काव्या की जिंदगी अच्छी चल रही थी। काव्या अपने पिता राजेश ठाकुर की इकलौती बेटी थी, और राजेश ठाकुर कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। वो शिमला के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके पास 4 फैक्ट्रियां थी, आलीशान बंगला था और गाड़ियों का काफिला था। काव्या की जिंदगी में हर वो चीज थी जो पैसों से खरीदी जा सकती थी, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स और दोस्तों की एक लंबी फहरिस्त। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो उसके पास नहीं थी, वो था सुकून। काव्या के पिता दिन रात अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उसकी मां शालिनी अपने सोशल सर्कल में मगन रहती थी, और काव्या अकेली अपने कमरे में बैठकर सोचती थी कि क्या जिंदगी बस इतनी ही है। उसे दुनिया को महसूस करना पसंद था। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। इसलिए कभी कभी वो अपने घर वालों को बिना बताए अपनी चमचमाती कार उठाती और निकल पड़ती थी, कभी पहाड़ों की सैर करने, कभी जंगलों में भटकने, कभी बस यूं ही अपनी आजादी को जीने। ऐसे ही एक दिन काव्या ने फिर से वही किया। उसने अपनी कार की चाबी उठाई, घर वालों को बिना कुछ बताए निकल पड़ी और सीधे काजोलपुर के पास वाले पहाड़ों की तरफ चल दी। उस दिन मौसम थोड़ा साफ था, सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी, और काव्या अपनी कार में गाना बजाते हुए ऊपर चढ़ती चली गई। वो पूरे दिन पहाड़ों पर रही, हवा को महसूस किया, पेड़ों की सरसराहट सुनी और अपने मन को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम ढलने लगी और वो वापस लौटने के लिए पहाड़ से नीचे उतरी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया।
गांव के पास पहुंचते ही उसकी कार अचानक बंद हो गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी दिक्कत है, लेकिन जब उसने इंजन चेक किया तो कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और वो भी तेज होती जा रही थी। काव्या ने घबराते हुए अपना फोन निकाला कि शायद कोई मदद बुला ले, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नजर पड़ी उसका दिल धक से रह गया। नेटवर्क बिल्कुल जीरो। अब सोचिए, एक लड़की जो शहर की रईसी में पली बढ़ी थी, अकेली एक अनजान गांव में, बारिश में भीगती हुई, फोन बेकार, गाड़ी खराब और घर से 50 से 60 किलोमीटर दूर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो अपनी गाड़ी से उतरी, इधर उधर देखने लगी, बारिश में भीगते हुए गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। थक हार कर वो गाड़ी में वापस बैठने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दूर से आते एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का छाता लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और काव्या को जैसे अंधेरे में एक चिराग दिख गया। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकली और उस लड़के की तरफ दौड़ पड़ी। वो लड़का और कोई नहीं, हमारा करण था, जो कॉलेज से लौट रहा था और बारिश में अपने घर की ओर जा रहा था। काव्या ने घबराते हुए उससे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां नेटवर्क भी नहीं है, मैं यहां फंस गई हूं। करण ने पहले तो उसकी चमचमाती गाड़ी को देखा, फिर उसकी हालत पर तरस खाया। उसने कहा, देखो, मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, लेकिन मेरा घर यहां से थोड़ा आगे है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं इसे धक्का मारकर वहां तक ले चलता हूं। बारिश रुकने तक तुम वहां रुक सकती हो, क्योंकि यहां बारिश में नेटवर्क नहीं मिलता और बाद में पहाड़ पर जाकर ही कॉल करनी पड़ेगी। काव्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चाहते हुए भी न चाहते हुए करण की बात मान गई। वो गाड़ी में बैठ गई और करण ने बारिश में भीगते हुए गाड़ी को धक्का मारना शुरू किया। धीरे धीरे कीचड़ और पानी में से रास्ता बनाते हुए वो उस छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गए जहां करण अपनी मां के साथ रहता था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे, काव्या गाड़ी से उतरी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और वो पूरी तरह भीग गई थी। करण ने कहा, ये मेरा घर है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम अंदर आ जाओ, जब तक बारिश रुके यहां आराम कर लो, बाद में फोन मिला लेना, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। काव्या ने उस छोटी सी झोपड़ी को देखा। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और बाहर बकरियां बंधी हुई थी। वो सोच में पड़ गई कि क्या वो यहां रुक पाएगी, लेकिन बारिश और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। वो करण के पीछे पीछे अंदर चली गई। वहां लक्ष्मी देवी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और जैसे ही उनकी नजर काव्या पर पड़ी, वो चौंक गई। उन्होंने करण से पूछा, बेटा, ये कौन है, इसे यहां क्यों ले आए? करण ने मां को सारी बात बताई। मां, ये पहाड़ों पर घूमने आई थी, लेकिन इसकी गाड़ी खराब हो गई, मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता और बारिश में यहां कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, नेटवर्क भी नहीं है, तो मैं इसे यहां ले आया। लक्ष्मी देवी को भी पता था कि बारिश में यहां फोन नहीं चलता और पहाड़ों पर ही नेटवर्क मिलता है। वो काव्या की तरफ प्यार से देखने लगी और उसे एक तौलिया पकड़ाते हुए बोली, बेटी, इसे ले लो, खुद को पोंछ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। यहां आग के पास बैठो, ठंड कम होगी। काव्या ने तौलिया लिया, अपने बाल पोंछे और चूल्हे के पास बैठ गई। वो अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन लक्ष्मी देवी की ममता भरी बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वो लक्ष्मी देवी को देखने लगी, जो बड़े प्यार से रोटियां बना रही थी। उसने झोपड़ी के अंदर नजर घुमाई। वहां एक सिलबट्टा रखा था, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना सा रेडियो। ये सब चीजें उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने उत्सुकता से पूछा, अम्मा, ये पत्थर यहां क्यों रखे हैं? लक्ष्मी देवी हंस पड़ी और बोली, बेटी, ये पत्थर नहीं, सिलबट्टा है, इससे हम चटनी बनाते हैं। काव्या ने हैरानी से कहा, चटनी? वो तो मिक्सी से बनती है ना? लक्ष्मी देवी ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, मिक्सी से बनती है, लेकिन हम गरीबों की मिक्सी यही है। काव्या को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कहा, अम्मा, दिखाओ ना, कैसे बनती है? लक्ष्मी देवी ने उसके सामने ही हरी मिर्च, लहसुन और नमक को सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनानी शुरू की। काव्या मंत्रमुग्ध होकर देखती रही और फिर बोली, मैं भी ट्राई करूं? लक्ष्मी देवी ने उसे सिल दिया
और काव्या ने पहली बार सिलबट्टे पर चटनी पीसी। करण पास खड़ा ये सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था कि शहर की ये लड़की कितनी मासूमियत से ये सब कर रही है। धीरे धीरे खाना तैयार हो गया। लक्ष्मी देवी ने काव्या के लिए एक थाली में रोटी, चटनी और थोड़ी सी सब्जी परोसी। काव्या ने पहले तो खाने को देखकर मुंह बनाया, लेकिन फिर सोचा कि जब यहां इतना कुछ एंजॉय कर रही हूं तो इसे भी ट्राई कर लेती हूं। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे एक अलग ही स्वाद महसूस हुआ। शायद भूख की वजह से, शायद उस माहौल की वजह से, लेकिन उस सादे से खाने में उसे ऐसा मजा आया जो कभी अपने घर के महंगे रेस्तरां के खाने में नहीं आया था। वो खाते खाते लक्ष्मी देवी से बातें करने लगी और करण भी बीच बीच में उसे समझाता कि गांव में ये चीजें कैसे काम करती है। तीनों बैठे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 10 बज गए और लक्ष्मी देवी ने कहा, बेटी, अब रात हो गई है, बारिश अभी नहीं रुकेगी, तुम यहीं रुक जाओ। सुबह तक शायद मौसम साफ हो जाए, फिर फोन कर लेना। काव्या ने सोचा कि अब और क्या कर सकती है, तो उसने हामी भर दी। लक्ष्मी देवी ने उसके लिए एक चारपाई पर बिस्तर लगाया। करण दूसरी चारपाई पर लेट गया और बीच में लक्ष्मी देवी सो गई। तीनों लेटे लेटे बातें करने लगे। करण अपनी मां से मजाक करता, पुरानी यादें ताजा करता और काव्या ये सब सुनती रही। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके घर में ऐसा प्यार, ऐसी बातें कभी नहीं होती थी। उसके पिता के पास टाइम नहीं था। मां अपनी दुनिया में मस्त थी और वो अकेली अपने कमरे में बंद रहती थी। लेकिन यहां इस छोटी सी झोपड़ी में इतनी गरीबी के बावजूद इतना सुकून था कि वो हैरान थी। रात बीत गई और सुबह बारिश थम गई। करण ने काव्या को उठाया और कहा, मेम साहब, बारिश रुक गई है, चलो पहाड़ पर चलते हैं, वहां से फोन कर लो, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। काव्या उठी, तैयार हुई और करण के साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में वो करण से ढेर सारी बातें करने लगी। करण ने उसे बताया कि उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और वो अपनी मां के लिए कुछ करना चाहता है। काव्या उसकी बातें सुनती रही और न जाने कब उसके दिल में करण के लिए एक अलग सा प्यार जाग उठा। करण हंसमुख था, मेहनती था और उसकी आंखों में एक सपना था। वो पहाड़ के ऊपर पहुंचे जहां नेटवर्क मिला। काव्या ने अपने पिता को फोन किया। राजेश ठाकुर ने घबराते हुए फोन उठाया। बेटी, तू कहाँ है? हमने तुझे रात भर ढूंढा। काव्या ने सारी बात बताई और कहा, पिताजी, चिंता मत करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन मैं ठीक हूं, यहां से मैकेनिक भेज दो। राजेश ने तुरंत मैकेनिक और एक अतिरिक्त गाड़ी भेज दी। काव्या करण के साथ वापस झोपड़ी लौटी। वहां वो करण और उसकी मां का काम में हाथ बटाने लगी। कभी बकरियों को चारा डाला, कभी लक्ष्मी देवी के साथ चूल्हा जलाया। ये सब उसके लिए नया था, लेकिन उसे मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पिता के लोग आ गए और काव्या को जाना पड़ा। वो गाड़ी में बैठी, करण और लक्ष्मी देवी को अलविदा कहा और शिमला लौट आई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। घर पहुंचते ही काव्या के दिमाग में करण का चेहरा बार बार आने लगा। वो उसकी सादगी, उसकी मेहनत, उसकी मां से मोहब्बत, सब कुछ उसे याद आ रहा था। रात को बिस्तर पर लेटी वो सोचती रही कि उसने ऐसा सुकून पहले कभी क्यों नहीं महसूस किया। 2-3 दिन तक वो इसी उधेड़बुन में रही और फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी कार उठाई और फिर से काजोलपुर पहुंच गई। जैसे ही उसकी गाड़ी झोपड़ी के पास रुकी, लक्ष्मी देवी ने उसे देखा और चौंक गई। काव्या उतरी और दौड़कर उनकी गोद में जा गिरी। अम्मा, मैं फिर आ गई, आज भी आपके पास रुकना चाहती हूं। लक्ष्मी देवी हैरान थी, लेकिन काव्या ने कहा, मुझे यहां सुकून मिलता है, आपके साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। लक्ष्मी देवी ने उसे अंदर बुलाया। शाम को करण कॉलेज से लौटा और काव्या को देखकर वो भी चौंका। लक्ष्मी देवी ने उसे बताया कि काव्या को यहां अच्छा लगता है। काव्या उस दिन फिर उनके साथ रही, करण को गौर से देखती रही और उसे अब गहरा प्यार हो गया। करण ने भी उसकी नजरें नोटिस की, लेकिन सोचा कि शायद ये बस शहर की लड़की का नखरा है। अगले दिन काव्या वापस लौट गई। घर वालों ने पूछा कि वो कहाँ थी, तो उसने कहा, वही गांव में, जहां मुझे सुकून मिलता है। 4-5 दिन बाद
काव्या ने अपने पिता से सारी बात कह डाली। पिताजी, मैं करण से प्यार करती हूं, उसी से शादी करूंगी। वहां का सुकून मैं जिंदगी भर जीना चाहती हूं। राजेश ठाकुर गुस्से में आग बबूला हो गए, लेकिन काव्या ने जिद पकड़ ली। उसकी मां भी हैरान थी, लेकिन आखिरकार माता पिता मान गए। वो काव्या को लेकर काजोलपुर पहुंचे। करण और लक्ष्मी देवी उन्हें देखकर हैरान थे। काव्या की मां ने लक्ष्मी देवी से कहा, हमारी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, क्या आप इस रिश्ते को मानेंगी? लक्ष्मी देवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन काव्या की आंखों में आंसू देखकर वो पिघल गई। करण ने पहले मना किया, लेकिन काव्या के सवालों ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद काव्या ने करण और उसकी मां को अपने साथ शिमला ले गई। उसने अपने पिता से कहकर काजोलपुर में झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर बनवाया, सड़कें बनवाईं और बिजली का इंतजाम किया। 1 महीने बाद वो अपनी सास को लेकर वहां लौटी। लक्ष्मी देवी ने घर देखा तो हैरान रह गई। काव्या बोली, मां, ये मैंने बनवाया क्योंकि यहां मुझे सुकून मिला था। दोस्तों, समय बीता। आज काव्या, करण और उनकी मां उस घर में खुशी से रहते हैं। अब उनके 2 बच्चे हैं और वो कभी गांव में, कभी शहर में समय बिताते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सुकून पैसे से नहीं, प्यार और सादगी से मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पर लाइक करें।